भाजपा की बहुत बड़ी रणनीति का खुलासा हो गया है और अगर साल 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने में बीजेपी कामयाब हो जाती है, सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है, तो साल 2029 का लोकसभा चुनाव जीतना और साल 2034 का लोकसभा चुनाव जीतना बीजेपी के लिए काफी आसान हो जाएगा। और अगर साल 2024 में अगर बीजेपी केंद्र की सत्ता में अगर आ जाती है तो साल 2029 में और साल 2034 में इसे केंद्र की सत्ता में आने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। बीजेपी ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जिसकी भनक हमें लग गई, और जब हमने इस पर रिसर्च किया और जो जानकारी हम आपको देने आए हैं, अगर इस वीडियो को अगर आप अंत तक अगर देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि भाजपा की रणनीति क्या है और भाजपा का मास्टर प्लान क्या है। तो चलिए इस 8 से 10 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर भाजपा ने ऐसा क्या मास्टर प्लान तैयार कर लिया है कि 15 साल तक बीजेपी को केंद्र की सत्ता से दुनिया की कोई भी ताकत हटा नहीं सकती और सत्ता में बीजेपी बनी रहेगी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल विरोधी पार्टियां कह रही है कि अगर साल 2024 में अगर फिर से बीजेपी अगर सत्ता में आ जाती है तो संविधान को खत्म कर देगी, वगैरह वगैरह बहुत तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को खत्म कर राजतंत्र स्थापित कर दिया जाएगा। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? और जब हमने इस पर रिसर्च किया तो एक आश्चर्यजनक जानकारी निकल के सामने आई है और भाजपा का मास्टर प्लान लीक हो गया है। और रिसर्च में जो जानकारी निकल के सामने आई है उसे जब आप पूरा सुनेंगे तब आप भी यकीन हो जाएगा, आपको भी यकीन हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि बीजेपी अगर गलती से भी 2024 में केंद्र की सत्ता में आ जाती है तो 15 साल तक तो कम से कम इसे केंद्र की सत्ता से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हटा पाएगी। तो चलिए अब हम बताना शुरू करते हैं कि आखिर रिसर्च में क्या क्या जानकारी निकल के सामने आई है। आपको बताते चले कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आश्चर्यजनक रूप से पार्टी के भीतर एक ज्वाइनिंग कमेटी बनाई है और इस कमेटी का काम दूसरे दलों से पार्टी में शामिल होने वाले लोगों को, नेताओं को चिन्हित करना है। एक आंकड़े के अनुसार चुनाव का अभी पहला चरण भी नहीं बीता है। आप सभी जानते हैं कि 19 अप्रैल को पहला चरण का वोटिंग होना है, लेकिन चुनाव का अभी पहला चरण नहीं बीता है। लेकिन भाजपा में राष्ट्रीय से लेकर लोकल स्तर तक के करीब 80,000 नेताओं को पार्टी में शामिल कराया जा चुका है। यानी कि देश भर में बीजेपी ने 80,000 से ज्यादा विरोधी पार्टी के नेताओं को और दूसरे दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया है। और ये संख्या 80,000 है। ये कोई 100, 200, 500 नहीं, 80,000। आप समझ सकते हैं कि 80,000 क्या है। और पूरी रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा तब आपको आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दरअसल बताते चले कि कमेटी में बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावरे, पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर को शामिल किया गया है। विनोद तावरे को पश्चिमी भारत, रविशंकर प्रसाद को पूर्वी भारत, राजीव चंद्रशेखर को दक्षिणी भारत तो अनुराग ठाकुर को उत्तर भारत का कमान सौंपा गया है। बड़ी बात यह है कि ज्वाइनिंग कमेटी में जो लोग शामिल है वो कहीं ना कहीं के प्रभारी रह चुके हैं। अब सवाल उठता है कि भाजपा ने आखिरकार यह कदम क्यों उठाया है। विपक्षी दल भी अभी भाजपा की इस रणनीति का गुना भाग समझने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह पेच नहीं पकड़ पा रहे हैं। लेकिन भाजपा की इस रणनीति को अब हमने डिकोड कर लिया है और आपको हम पूरी जानकारी देने आए हैं आखिर भाजपा की पूरी रणनीति क्या है, और ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल देश में अगर फिर से मोदी सरकार अगर बनती है तो उसके जिम्मे में वैसे तो बहुत सारे अहम काम होंगे, लेकिन दो अहम काम जो बीजेपी सरकार
केंद्र की सत्ता में तीसरी बार आने के बाद करने जा रही है। और जो बड़ा काम है वो भी जरा जान लीजिए। सबसे बड़ा काम देश में जनगणना कराना है और परिसीमन कराना है। सबसे बड़ा काम देश भर में जनगणना होगी, पूरे देश भर में जनगणना होगी और परिसीमन होने वाला है। परिसीमन के बाद अनुमानित रूप से देश की जनसंख्या 1,42,19,48,000 हो सकती है। इतनी जनसंख्या के बाद अगर परिसीमन होता है तो माना जा रहा है कि लोकसभा की 543 सीट बढ़ करके 753 हो जाएगी। धीरे धीरे आपको पूरा मामला समझ में आएगा कि आखिर बीजेपी की केंद्र सरकार ने आखिर नया संसद भवन क्यों बनवाया है जिसमें 900 से ज्यादा सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। पुराना जो संसद था उसमें मात्र 600 सांसदों के बैठने की जगह थी। आखिर नया संसद भवन, जब पुराना संसद भवन इतना अच्छा था ही तो क्यों बनाया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात जो कहते हैं कि दरअसल अगर कोई भी काम केंद्र सरकार या बीजेपी करती है तो 2-4 साल पहले ही उसकी योजना बना ली जाती है। और आखिर देश में नया संसद भवन क्यों बनवाया गया, उसका उद्घाटन क्यों किया गया, ये बातें आपको 2 साल के बाद समझ में आएगी। लेकिन हम अभी आपको समझाने जा रहे हैं कि दरअसल 753 जनसंख्या हो जाएगी तो 753 जो सांसद है वो आखिर पुराने संसद में बैठते कैसे, इसी के लिए नया संसद बनवाया गया है। जरा देख लीजिए बीजेपी की रणनीति कि कितने साल पहले का यानी कि भविष्य का कैसे सोच करके चलती है। लॉन्ग टर्म रणनीति बनाई जाती है। और बताया जा रहा कि अभी 26 लाख वोटरों पर लोकसभा की एक सीट है। 2001 में 18 लाख वोटरों पर एक सीट होती थी। माना जा रहा है कि 2001 से 2026 के बीच में जनसंख्या 38.5% का परिवर्तन हो सकता है। 38.5% जनसंख्या को सीटों में अगर कन्वर्ट करें तो लोकसभा की सीटों में 210 सीटों की बढ़ोतरी हो सकती है। अभी वर्तमान में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। इसमें 210 को अगर प्लस कर दिया जाए तो यह संख्या 753 हो जाती है। आपको बता दें कि साल 1977 के बाद से लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ाई गई है। साल 1977 में ही लोकसभा की अंतिम बार सीटें बढ़ाई गई थी। दक्षिण भारत की उपेक्षा उत्तर भारत में जनसंख्या की दर काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में लोकसभा की सीटों में आधिकारिक बढ़ोतरी हो सकती है। अभी उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं जो कि अनुमानित रूप से परिसीमन के बाद 128 हो जाएगी। यानी कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट बढ़ करके 128 लोकसभा की सीट हो जाएगी। वहीं बताया जा रहा कि उत्तर प्रदेश में 48 लोकसभा सीटें बढ़ सकती है। वहीं बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं जो कि परिसीमन के बाद 70 हो जाएगी। यानी कि बिहार में 70 लोकसभा सीट होने जा रहा है। और बताते चले कि मध्य प्रदेश में अभी 29 सीट है, मध्य प्रदेश में भी 18 सीट बढ़ेगी। महाराष्ट्र में अभी 48 सीटें हैं, वहां पर 20 सीटें बढ़ेंगी और बढ़ करके 68 हो जाएगी। राजस्थान में अभी 25 सीटें हैं जो कि परिसीमन के बाद बढ़ करके 44 हो जाएगी। वहीं बताते चले कि इस प्रकार से गुजरात में 26 सीटें हैं जो कि बढ़ करके 39 हो सकती है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। कर्नाटका में अभी 28 लोकसभा सीटें हैं जो कि बढ़ करके 36 हो सकती है। वहीं अब भाजपा की ज्वाइनिंग कमेटी द्वारा दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कराने और परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटों को बढ़ने से क्या संबंध है, तो ये जरा जान लीजिए। लोकसभा की सीटें जब बढ़ेंगी तो लोकसभा उम्मीदवार भी चाहिए उतना सीटों पर लड़ने के लिए। और इसी के लिए बीजेपी दूसरे दलों से नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करा रही है। अब बिहार में मान लीजिए कि 40 सीटें हैं और आधे से अधिक सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी मैदान में है। अभी भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिहार में लोकसभा सीट शेयरिंग के बाद बीजेपी के खाते में 17 सीट गई है। अब अगर सीट अगर बढ़ेगी, बिहार में 70 सीट हो जाएगी तो 34 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। अगर सीट शेयरिंग के बावजूद भी, तो आखिर 34 सीटों पर जो उम्मीदवार चाहिए वो उम्मीदवार कहां से आएंगे। इसके लिए बीजेपी अभी से ही तैयारी कर रही है। हर पार्टी का एक पैरामीटर होता है और चुनाव लड़ने के लिए पार्टी कई नजरिए से, कई कसौटियों पर जो है उम्मीदवारों का
परख करती है, चयन करती है और प्रधानमंत्री खुद इस पर महीनों तक चर्चा करते हैं, तब जाकर सिलेक्शन होता है। प्रधानमंत्री के आवास पर रात रात भर इस पर चर्चा होती है। एक उम्मीदवार के बारे में उसके जीतने की क्षमता के बारे में चर्चा होती है। ऐसे में भाजपा की ओर से ज्वाइनिंग कोर कमेटी जो बनाई गई है वह निश्चित रूप से 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई गई। भाजपा इस समय सबसे बड़ी ताकत पीएम मोदी और उनकी दूरदर्शिता है और पीएम मोदी ने पहले ही आने वाली इस चुनौती को भांप लिया है। बाकी दल जब तक समझेंगे इस रणनीति को तब तक बीजेपी खेला कर चुकी होगी और बीजेपी अगर 2024 का लोकसभा चुनाव अगर जीत जाती है तो 15 साल तक इसे सत्ता में बने रहने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको यह जानकारी कैसे लगी? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।